विमर्श विमर्श। ओके रविंद्र, थैंक यू। इसमें आइकॉनिक और प्लस के अलग अलग दिख रहे हैं। अनअकैडमी निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। 2 दिन से एक प्रवृत्ति इस क्लास में देखी जा रही है, हिस्ट्री वाली क्लास में कोई अराजक तत्व है जो उस क्लास को डिसलाइक कर रहा है। देखो, अगर आप में से कोई हो और कोई जेन्युइन इशू है तो जरूर मुझसे शेयर करो, क्योंकि हर किसी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। कोई भी जरूरत हो, आप मुझसे पर्सनली यू कैन मैसेज मी, मैं इसको रिटेक नहीं करूंगा। आई विल टेक इट इन वेरी हेल्दी वे एंड आई विल इम्प्रूव दैट एस्पेक्ट। बहुत सारे लर्नर्स हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि मुझे बताते हैं कि सर ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, तो मैं करता हूँ, और उन्हीं के वजह से अपडेटेड रहता हूँ। क्लास को डिसलाइक करना इज समथिंग लाइक यू आर गिविंग द नेगेटिव फीडबैक, because this is not only class, this is the product, this is product and in the market. And if you are giving negative feedback, then if I am अनअकैडमी पे मैं 10 साल तक हूँ तो 10 साल तक वहाँ डिसलाइक पड़ा रहेगा। जो जो उस क्लास को देखेगा वो देखेगा कि इतने % डिसलाइक। सीमा पेपर 1 की KBS मैदान की बुक आती है, बहुत अच्छी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपने मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया तो मैं टिकट एक ले लूंगा, मैं वहाँ अप्लाई करूंगा कि किसने ऐसा किया है, उसका रीज़न बताया जाए। तो आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दैट कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, कल भी क्लास को डिसलाइक किया गया, एक व्यक्ति कर रहा है, एक से ज़्यादा नहीं, और आज भी दोपहर 2 बजे वाली क्लास को डिसलाइक किया गया। हाँ, डिसलाइक से नुकसान होता है। जैसे वोट नहीं मिलने से भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, वैसे ही डिसलाइक करने से एजुकेटर का करियर खतरे में है। ज़्यादा डिसलाइक आ जाएंगे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने पता करने की कोशिश नहीं की। खैर, ये चित्र दिखाने का मेरा मकसद है पार्टिकुलेट मैटर। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको कोई शिकायत हो तो एक बार मुझसे जरूर शेयर करें। आप हजारों मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अब कम्युनिटी भी है, वहाँ से फ़ोन करते हो, तो कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइए। आई वुड लाइक टू इम्प्रूव दैट। मैंने पता करने के लिए बोल दिया है। एक टर्म होता है पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। कल मैंने आपको बताया था कि एयर पॉल्यूशन से क्या क्या मेजर हार्म्स होते हैं। तो हवा में निलंबित सस्पेंडेड कण होते हैं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, मानव का बाल जितना बारीक होता है ना, ये मानव का बाल है, दिस इज हेयर। और ये कण दिखाया गया है इसके बगल में। ये कण कोई जरूरी नहीं मिट्टी के ही कण होंगे, ये मेटल के भी कण हो सकते हैं, केमिकल के भी कण हो सकते हैं। मान लीजिए इतना पतला पतला स्टील का कण हो जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। कभी कभी आप अंधेरे कमरे में गए होंगे, कोई बहुत अंधेरा कमरा है जहाँ पे कोई रोशनी का स्रोत नहीं है, और इस कमरे में कोई झरोखा खुलता है साइड में, और इस झरोखे से सूर्य की किरण अंदर आती है। कभी देखा होगा, पूरा कमरा अंधेरा है, सिर्फ ये भाग प्रकाशित है। इस प्रकाशित भाग में आपने बहुत सारे कण स्वतः दिखाई पड़ते होंगे उड़ते हुए। ये कण 90% तो धूल के होते हैं, लेकिन आजकल इनकी संरचना बदल गई है। ये केमिकल के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, धुआं हो सकता है, पराग हो सकता है, तरल बूंदें हो सकती हैं, और ये बिना किसी अवरोध के हमारे भीतर चले जाते हैं, नासिका के माध्यम से, नाक के माध्यम से। पार्टिकुलेट मैटर, इनको पीएम से डिनोट करते हैं। ये कई तरह के हैं।
छोटे छोटे दिखते हैं ना। एक होता है PM2.5, इनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ये बड़ी आसानी से हमारे श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं और गले में खराश, फेफड़े को नुकसान, जकड़न इन्हीं की वजह से होता है। इनको मापने का पैमाना है एम्बिएंट फाइन डस्ट सैंपलर। PM2.5, ये पार्टिकुलेट 2.5 हो गया। इसी तरह से PM10 भी होता है। रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर का आकार 10 म्यू से कम होता है, 10 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। और ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन्हें मापा जाता है रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर PM10 नाम के उपकरण से। ये इन्होंने कर तो दिया है छोटा छोटा, लेकिन पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कमेंट बहुत ही बारीक कर दिया है। इसी तरह से PM1.0, 1 माइक्रोमीटर से भी कम पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस यही होते हैं। ये कण सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाकर के ब्लड से सीधे मिल जाते हैं। और इसको मापने के लिए हमारे पास इकाई होती है पार्टिकुलेट सैंपलर। इनको डिफरेंट कलर कोड से भी डिनोट किया जाता है। तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन प्रकाश रासायनिक धुंध में पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्सर्जित होती है। नहीं, डिसलाइक का इशू है, कोई मेरी क्लास को करता नहीं, किसी ने किया है। एंड उसके लिए तो एक बटन दबाने के बराबर है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आई वुड ट्राई टू गिव माई 100% इन द क्लास, वॉट एवर द कंडीशन, आई एम टायर्ड, मूड इज ऑफ, मन कर रहा हो ना कर रहा हो, हमें तो पढ़ाना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाता है 0 to 50, और इसका कलर कोड होता है हरा। सेटिस्फैक्टरी 51 to 100, हल्का हरा। नॉर्मल पॉल्यूशन माना जाता है 101 से लेकर के 200 तक पार्टिकुलेट मैटर हो, और इनको पीले कलर से डिनोट किया जाता है। खराब 201 से 300 नारंगी कलर, अति खराब 301 से 400 लाल कलर। तो जहां भी लाल कलर कोड हो, समझना कि बहुत बुरी स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? कोयले के जलने से CO2 उत्सर्जित होती है। NO2 तेल के जलने से उत्सर्जित होती है। ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान पैदा होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं 1 मिनट में आता हूं, तब तक आप लोग इसका जवाब दीजिए।
इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए भारत के 240 शहरों को राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत रखा है। इसको कहते हैं नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए 240 शहरों के। चाइना में तो 2016 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि बीजिंग ने रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। बीजिंग में इतना पॉल्यूशन था। और 2017 की शुरुआत में लंदन में बीजिंग से भी ज्यादा PM 2.5 का लेवल था लंदन का। स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। हिस्ट्री की बात हो रही, पेपर 1 में। इस मैसेज को कोई ग्रुप में भी डालो, क्योंकि वो अगर वो अराजक तत्व वहां है तो उसको पता चलना चाहिए। 0 से 50 तक अगर है तो स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्वास्थ्य, जैसे 400 से 500 तक सबसे भीषण प्रभाव पड़ता है खराब हवा का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SPM के बीच में ऐसी कौन सी सामान्य विशेषता है जिससे कि उन सभी को प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? माध्यमिक प्रदूषक। अम्लीय वर्षा होने में समान भूमिका है ग्रीन हाउस गैस। SPM यहाँ पे है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इनको माध्यमिक प्रदूषकों में वर्गीकृत किया जाता है। हाँ, एसिड रेन में SPM का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो केमिकल, हार्मफुल केमिकल SPM के रूप में रहते हैं। इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में 141वें नंबर पे। है 141। हाँ सुहानी, मैंने पढ़ा दिया, बहुत डिटेल में पढ़ाया। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एक टर्म है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसको कहते हैं NAAQS।
ये क्या है? जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, फीडबैक वो जो आता है ना नीचे जब आप क्लास ऑफ करते हो या कोई क्लास देखते हो उस पर। तो इसमें 8 पॉल्यूटेंट गैसेस को शामिल किया गया है। और 4 नया नया जोड़ा गया है। आर्सेनिक, निकल, बेंजीन और बेंजोपायरेन। अब ये काम क्या करती है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। जैसे डीजल है, गाड़ियों में डीजल होता है, पेट्रोल होता है, खासकर डीजल वाली गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, बड़ी बड़ी भारी गाड़ियां डीजल की। और डीजल में एकमात्र प्रदूषक जो सर्वाधिक घातक है वो है सल्फर। तो बड़े बड़े शहरों में डीजल के उपयोग को कम करना या डीजल में सल्फर की मात्रा को कम करना, या सीएनजी का उपयोग, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, घरों में कोयले की जगह एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग, ये सब करना, ये इसका काम, करवाना इसका काम। जो पुराने ओल्ड व्हीकल्स होते हैं ना, आप ऐसे न्यूज में पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट ने ओल्ड व्हीकल्स को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी या कहीं भी प्रवेश पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि ओल्ड व्हीकल्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम का प्रदूषक होता है, उनके धुएं से निकलता है। ये भी बहुत घातक। कल हमने पढ़ा किस गैस का किस किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, कल पूरा चार्ट था ना उसका। तो दिल्ली जैसे शहरों में हम देखते हैं कि काफी पोल्यूशन के लेवल में कमी आई है। हालांकि पूरी तरह से सही तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन लेवल में कमी आई है। कार्बन मोनोऑक्साइड कम हुआ है। इसका रीजन है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये नेक्स्ट का काम है। नेक्स्ट वर्ड आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा। सीमा ऐसा नहीं है, अपना क्लास देखिए, वो तो अराजकता तो होते ही होते हैं, हर जगह होते हैं। और मुझे लगभग अनुमान भी है कि इसने ऐसा किया है। मुझे इससे बहुत शिकायत नहीं है, बस ये है कि कम से कम अगर आपको किसी में कोई शक शुबा है तो मुझसे शेयर कर दो एक बार। सफर, एक और प्रणाली है सफर। मैं ऐसा नहीं मान के चलता कि मुझे सब कुछ आता है या मैं परफेक्ट हूँ, ये तो मूर्खता है। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चश्मा तो पंजाब में है जी। थैंक यू श्रुति, सोनिया, श्रुति, काजल, सुहानी, सीमा, गुड़िया। अब वो डिस्कशन बंद करो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इन्होंने वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर को समझने के लिए दिल्ली में ये सिस्टम लगाया, सफर। ये सिस्टम इन्होंने लगाया था 2010 में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में। इससे पहले से ही पता चल जाता है कि एयर क्वालिटी क्या है। अच्छा, जो एयर क्वालिटी अगर आपकी गड़बड़ है ना शहर की, तो सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर ये दुष्प्रभाव नहीं डालती, बल्कि क्रॉप्स पर भी डालती है, फसल। कुछ पार्टिकुलेट मैटर ऐसे हैं जिनकी भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे PM2.4 की भविष्यवाणी की जा सकती है, PM10 की जा सकती है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। शांत काजल, शांत। तो सफर में ये सब चीजें तो एप्लीकेबल है ही हैं, साथ ही साथ बेंजीन,
टोलुइन, xylene, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, पारा, इनके बारे में भी डेटा इकट्ठे करता है। फुल फॉर्म है एस्का सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये सफर जाना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट कई लेवल पे काम कर रही है हवा को शुद्ध करने के लिए, प्राइमरी कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, दो तरह के कंट्रोल होते हैं। एक प्राइमरी कंट्रोल होता है, यानी प्रदूषण के जड़ को ही खत्म कर दिया जाए, घरेलू, औद्योगिक, ट्रांसपोर्टेशन, इनको ही रोक दिया जाए। अब दिल्ली में एक न्यूज आया था, देखिए क्या न्यूज आया है, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग। डस्ट ट्रक्स टू व्हीलर्स बीट कार्स एज दिल्ली एयर किलर्स। मतलब दिल्ली में कारों के एक्सीडेंट से या टू व्हीलर के एक्सीडेंट से जितनी मौतें हो रही हैं उससे ज्यादा हवा से हो रही हैं। रोड डस्ट इज द टॉप contributor to high level of particulate matter, also called particle pollution or PM in Delhi, followed by vehicular emissions, cooking and industry or power plants. Friends, a study by IIT Kanpur, trucks are the worst pollutant among vehicles. 22% पावर प्लांट एनर्जी, 22% डोमेस्टिक कुकिंग, 25 से 36% व्हीकल, 35% रोड डस्ट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। 18% टू व्हीलर, 14 से 15% पैसेंजर कार्स, 24 से 25 ट्रक्स। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले पेट्रोल में एक और पॉल्यूटेंट है, डीजल में जैसे मैंने बताया कि पॉल्यूटेंट क्या है, डीजल में पॉल्यूटेंट, जिस तरह से डीजल में सल्फर है इसी तरह से पेट्रोल में सबसे खतरनाक है लेड, सीसा। तो अनलेडेड पेट्रोल का यूज कंपलसरी बना दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नाम बनाया है, भारत नॉर्म्स। ऐसे चूल्हे बनाए हैं जो धुआं नहीं देंगे, धूम्र रहित चूल्हे। मेट्रो के आ जाने से बड़े बड़े शहरों में लोग निजी वाहनों की संख्या कम कर रहे हैं। जैसे जिसको डेली रूटीन में ऑफिस जाना है, कोई जरूरी है कि कार पे ही बैठ के जाए, साइकिल पे भी जा सकते हैं। मैंने भी प्लानिंग बना ली है कि मैं कॉलेज अपने साइकिल पर ही बैठ करके जाया करूंगा, कोई शर्म नहीं इसमें। सार्वजनिक वाहन की समुचित सुविधाएं, पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा, जल, एलपीजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार्स। दो किलोमीटर है। हाँ, मेट्रो का तो कोई जवाब नहीं है। मैंने मेट्रो में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो मैं अपने कॉलेज से मतलब जेएनयू से मेट्रो में ही जाता था मैं। अच्छा, वो सारे मेरे दो कॉलेज में पढ़ाता था, एक ही दिन में दो कॉलेज। तो पहले दयाल सिंह में लेक्चर देता था, फिर आके मेट्रो में बैठता था, फिर श्यामलाल कॉलेज में लेक्चर देता था, फिर आके मेट्रो में बैठता था। इसमें एक और काम किया जा रहा है, वाहनों की एज निर्धारित करना। ऐसा नहीं, वाहन अमर नहीं, इनकी एक एज होती है, उनकी मशीनरी, जब तक वो टॉक्सिक स्मोक नहीं छोड़ते। एक लिमिट के बाद 20 साल बाद, 25 साल बाद वाहन जहर छोड़ते हैं, उनके अंदर टॉक्सिकेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इस दिशा में काम की है कि जो बूढ़े हो गए हैं वाहन, उनको निकालो। लेकिन इसमें बहुत सारा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमारी शादी में दहेज में मिला था, हम नहीं छोड़ सकते, मारुति 800 है, इसके साथ ही जिएंगे, इसके साथ ही मरेंगे। पर्यावरण से प्यारा हमारे इमोशंस है। बहुत सारे विवाद है। अब पर्यावरण के कारण जो विवाद है उसके लिए एक अलग अदालत का निर्माण किया गया है। इसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायालय। ये बना 2010 में।
2010 में कानून बन गया। अब पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई इसमें होगी ताकि लेट ना हो। तो इसने भी फैसला दिया जल्दी ही कि दिल्ली और आसपास के नगरों में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल इंजनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को कबाड़ खाने में बेच दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, खंडित कर दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो भारत के 30% वाहन सड़कों से गायब हो जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ही इसके खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि अब व्यवहारिक है, क्योंकि गरीब आदमी, मान लो किसान है, गरीब है, बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो ट्रक चलाते हैं। अरे भाई, इतनी छोटे छोटे इतने लंबे लंबे कमेंट ना करो, ये रेज हैंड किस लिए है? दिल्ली मेट्रो देखने से क्या होगा जी? सर अभी एलन मस्क जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रहे हैं, और सर MG हेक्टर जैसी कार जिनको इलेक्ट्रिक है, इन्होंने भी सर इन्वायरमेंट के इस इशू पर अपनी कार की ब्रांड पूर्व विश्व में जनमानस में विचार विकसित किया है, जिससे सर एलन मस्क की पॉपुलैरिटी एंड सर ऐसी कार्स को तुरंत पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। बात तो आपकी सही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो भी पर्यावरण की कीमत पे तो पैदा होती है ना। इलेक्ट्रिक कार बन जाना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जो आएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इलेक्ट्रिक ट्रेनें तो चल रही हैं बहुत सालों से, ट्रेन चल सकती है, अभी तक कार नहीं बन पाई। रुको मैं पानी लेकर के आता हूँ। आप लोग देखिए, इतने छोटे छोटे फोन है, पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। किसी को भी कोई बात कहनी हो, रेज हैंड करके कर लो, ठीक है? उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद बनी एक कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी 1999 और 2000 में, भूरेलाल कमेटी। अभी आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि भूरेलाल कमेटी का संबंध किससे है? भूरेलाल कमेटी ने कहा कि 10 साल नहीं, लेकिन 15 साल तक के जो वाहन है उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल इंजन और बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक, बस, एसयूवी, तो दिल्ली में बैन कर दिया इसको, कि दिल्ली में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने हाहाकार मचा दिया कि ऐसा कैसे, हमारा वोट कहाँ जाएगा? जिनके पास इतनी बड़ी गाड़ी है 2000 सीसी से ज्यादा, वो तो हमको वोट ही नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करो, कोई बीच का रास्ता निकालो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जिनके पास ऐसी गाड़ियां हैं उनसे हम लेंगे एक टैक्स, ग्रीन सेस, हरित सेस। ये टैक्स किस लिए लेंगे? आखिर वातावरण के प्रदूषण से, गाड़ियां जो प्रदूषण फैला रही हैं उससे वातावरण का नुकसान हो रहा है। मान लीजिए ये गाड़ियां वातावरण में 100 करोड़ का नुकसान करती हैं, पूरे देश की गाड़ियां 100 करोड़ का, और पूरे देश में ऐसी गाड़ियां हैं 1 करोड़। तो एक गाड़ी के ऊपर पड़ गया 100 रुपया।
अच्छा, तुम लोग अनावश्यक बातें ना करो। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया आइडिया निकाला, ऑड इवन, और इस योजना को 2 चरणों में जनवरी अप्रैल 2016 को 15-15 दिनों के लिए इन्होंने लागू किया। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रभाव पड़ेगा अगर प्रदूषण रहित कोई उपाय होगा। तुम लोगों को कमेंट ही पढ़ने के लिए चाहिए एजुकेटर को आधा घंटा। तुम एक से एक बकवास से गुफा छोड़ देती हो, सभी उस पर लगते हैं डिस्कशन करने। मेट्रो में नहीं बैठी, अब डिस्कशन शुरू हो गया। क्यों नहीं बैठी? अब कल कहना पैराशूट लेके नहीं कूदी। मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं खुद ही भूल गया। तो ये ऑड इवन का जो फॉर्मूला लगाया है, ये बीजिंग चाइना ने पहले लगाया था 2008 में। हालांकि इसको सबसे पहले मैक्सिको ने लागू किया था। विश्व का सबसे पहला शहर है जिसने 1989 में इसको लागू किया था। लेकिन इससे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया दिल्ली में कि लोगों ने ऑड इवन 2-2 गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी, जिनकी पास क्षमता थी। एक और इवन, एक कार ऑड नंबर की। अब लो, प्रॉब्लम सॉल्व क्या होना है, वो तो और बिगड़ गई। सरकार और परेशान की, अब क्या करें? तो एक और उन्होंने मानक बनाया है, बीएससी स्टैंडर्ड। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, भारत जड़ उत्सर्जन मानक, इसको कहते हैं बीएस। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने 2000 में की। ये क्या है? यूरोप में प्रदूषण को नियंत्रित करने की जो विधि है, वो भारत में लागू किया गया। कि एक गाड़ी है, गाड़ी, सभी गाड़ियों में कॉमन क्या है? सभी गाड़ियों में कॉमन है धुआं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाड़ी है और धुआं नहीं फेंकेगी। हरिओम। बीएस ये चेक करती है कि गाड़ी का इंजन कैसा है, और इग्निशन, स्पार्क, कंबस्शन, उसकी क्वालिटी क्या है, और उसके आधार पे धुआं किस क्वालिटी का निकल रहा है, कितना प्रदूषण फैला रहा है। तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड से कनेक्टेड है। 2000 में इसको लागू करके लगातार सख्त किया जा रहा है। अभी तक पूरे भारत में लागू नहीं था। 2010 अक्टूबर में पूरे इंडिया में लागू किया गया BS3। हालांकि अप्रैल 2010 में भारत के जो 13 प्रमुख शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं, उसमें BS4 लागू किया गया। और अप्रैल 2017 तक आते आते
पूरे देश में BS4 लागू कर दिया गया। इसके बाद नंबर आता है BS5 का। गवर्नमेंट ने घोषणा की कि हम BS5 को लागू ही नहीं करेंगे, और 2020 में पूरे देश में BS6 ये लागू हो गया। ये BS6 BS5 ये है क्या? जैसे जैसे आप व्हीकल के इंजन की इफिशियंसी और उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हो, इंजन की क्वालिटी को बढ़ाते हो, इंजन की क्वालिटी का बढ़ाने का मतलब क्या है? गाड़ी की माइलेज बढ़ना, गाड़ी का फंक्शनिंग इंप्रूव होना, और इसी तुलना में पॉल्यूशन में कमी आना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के इमिशन में कमी आना। ये है भारत स्टेट इमिशन स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट कह देती है कि आपकी कार, हुंडई को, मारुति को कह देती है कि आपकी कार, जो अभी कार बनाने जा रहे हो, वो ऐसी होनी ही चाहिए कि जिसमें पॉल्यूशन एक लिमिट से ज्यादा ना निकले। आज हमने पॉल्यूशन का लिमिट डिसाइड किया है 76, कुछ भी यूनिट हो सकता है, इससे ज्यादा ना हो, तभी हम आपको पास करेंगे, अदरवाइज पास नहीं करेंगे। इसे कहते हैं भारत स्टेज मिशन। और कुछ दो पहिया, जैसे 2 स्ट्रोक के 2 पहिया वाहन जो आते हैं उनको बंद कर दिया गया। मारुति 800 के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटीज, इलेक्ट्रिक कार्स चल रही है पूरे देश में। तो ये कुछ कुछ पर्यावरण मंत्रालय के चरण है। चरणबद्ध तरीके से पर्यावरण मंत्रालय काम कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए जो आपने सीखा और समझा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? ये सब माध्यमिक वायु प्रदूषक ऐसे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान करते हैं। ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं। ये सभी जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा गठित वायु प्रदूषक हैं। ये सभी वायु प्रदूषक हैं जो कि मानव में सांस की बीमारियों के कारण। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप में से किसमें मौजूद है? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल। किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलावीरा। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? बोल नहीं आ रहा।
परिवहन क्षेत्र, सीमेंट, संयंत्र, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग। परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होती है। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी। ये नहीं पूछा है कि भारत में सबसे अधिक होने वाली कौन सी प्राकृतिक आपदा ऐसी है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये पूछा है कि सबसे ज्यादा टाइम्स नंबर ऑफ कैलामिटी कौन सी है, द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कैलामिटी। आप बता रहे हो सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? पिछली बार भी मैंने यही बताया था और पिछली बार भी आपने यही डाउट किया था। भूकंप एक साल में मान लो 10,000 बार आते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, हिमाचल में, हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड में। सुनामी भी भूकंप का ही एक रूप है जो जल में आता है। लेकिन बाढ़ एक साल में कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा, 100 से ज्यादा भी आएगा। तो भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? ये है भूकंप। लेकिन भारत में कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे सर्वाधिक लोग प्रभावित होते हैं? वो है बाढ़। बिहार में हर साल आता है लेकिन साल में एक ही बार ना आता है जी, 2 बार आएगा। हाँ, तुम्हारे पूर्व ज्ञान ने नहीं। जब से अनमोल आई है तब से वहां बाढ़ आने लगा है, पहले नहीं आता था। तो अब ये समाप्त हुआ एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नॉइज पॉल्यूशन की। ध्वनि प्रदूषण। अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ध्वनि प्रदूषण का मतलब बहुत ज्यादा आवाज होना। कितना ज्यादा आवाज होना? आवाज की तीव्रता को नापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को नापता है। तो ये भी एक अजीब सा मापन है। जैसे मान लो 40 डेसिबल कोई ध्वनि है, 40 डेसिबल को हम बढ़ा करके कर देते हैं 80 डेसिबल। तो आवाज की ऊंचाई में सिर्फ 2 गुना वृद्धि नहीं हुआ, आवाज की ऊंचाई में 10,000 गुना वृद्धि हो जाता है। युगपत घटना घटती है ऐसे। तो ध्वनि की तीव्रता अगर सामान्य श्रवण सीमा से बाहर है तो उसे कहते हैं प्रदूषण। 20 तक ध्वनि का स्तर हो डेसिबल में हमारी सामान्य श्रवण सीमा है। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ 50 से 60, सुनने की क्षमता में गिरावट अगर 75 चली जाए, जो डीजे बजता है ना कभी कभी, वो उसकी 75 डेसिबल। 80 डेसिबल पे होते होते चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। 90 डेसिबल तक होते होते मांसपेशियां फड़कने लगती हैं। 120 डेसिबल में दर्द की सीमा आ जाती है। अब नॉइज पॉल्यूशन के कारण क्या है? सबसे बड़े कारण तो मशीनें।
किसी भी प्रकार की मशीन नॉइज जरूर करती है। अब इसके प्रभाव परिणाम क्या होता है? बहुत ज्यादा शोर हो तो मनुष्य कार्य नहीं कर सकता, एकाग्रता में कमी, बीपी बढ़ जाता है, मानसिक तनाव, मानसिक शांति भंग, पेड़ पौधों की गुणवत्ता बदल जाती है, पेड़ पौधों की वृद्धि और गुणवत्ता पर गलत प्रभाव पड़ता है, उनका ग्रोथ नहीं होता। आप लोगों में से कभी कभी किसी को पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, जब सारा शांत हो, रात को 2 बजे 1 बजे तक अगर आप जगते होगे, सारा शहर शांत है, कोई गाड़ी नहीं चल रही, बाहर कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा है, ऐसा फील होता है जैसे कान में कुछ गन 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 की कंपन हो रही है। किसी को हुआ है? कभी फ्रिज चलते हुए आपने सुना, फ्रिज का जो कंप्रेसर जैसे बोलता है ना, उसी तरह से गन 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 गन, गन। और बड़ा इरिटेशन सुनाई देता है, मतलब इरिटेट करता है, वो है नेगेटिव नॉइज। क्योंकि हमारे कान अभ्यस्त हो चुके हैं 24 घंटे शोर को सुनने को, सूक्ष्म ध्वनियां आ रही हैं हमारे कानों से टकरा रही हैं, अभी हम अवॉइड कर देते हैं, उसको देखते नहीं, अचानक से जब वो ध्वनि गायब हो जाती है, लेकिन कान की फंक्शनिंग जारी रखती है, कान उस पर अभ्यस्त हो चुका है, कान के पर्दे उस ध्वनि को कैच करने के अभ्यस्त हो चुके हैं 24 आवर्स, और अचानक रात में सारे व्हीकल, दूर दराज के आने वाले शोर तुरंत बंद हो जाते हैं, लेकिन कान के पर्दे वो सेंसेशन करते रहते हैं। ये वही नेगेटिव नॉइज। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, ये हमारे मस्तिष्क का विकार है। मानव शरीर हमारा 65% जल से ही निर्माण हुआ है, और पृथ्वी पर 70% जल है। इस 70% जल में सारा मनुष्य उपयोग के लिए नहीं है, केवल 0.00192% ही जल है जो मनुष्य उपयोग कर सकता है। यानी 70% जल में 3% जल ऐसा है जो खारा नहीं है, मीठा है। हाँ, वही वही। और इन 3% जल में 2.5% जल बर्फ, हिम। तो इस तरह से देखते हैं मनुष्य के लिए बहुत कम पानी उपलब्ध, और ये पानी भी मनुष्य वेस्ट कर रहा है। भारत में जल का उपयोग इस तरह से है कि अगर 100% जल के उपयोग का हम आकलन करें कि भारत में कैसे कैसे उपयोग होता है, तो हम पाएंगे कि लगभग 91% पानी का उपयोग होता है खेती के लिए, एग्रीकल्चर। 7% उपयोग होता है म्यूनिसपैलिटी के लिए, और उद्योगों के लिए होता है 2% इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, हिंदी में म्यूनिसपैलिटी यानी शहर के लिए, एग्रीकल्चर यानी खेतों के लिए, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के लिए, जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति यूज करने योग्य जल की उपलब्धता घट रही है। यानी 2001 में जनसंख्या के अनुरूप जल की मात्रा प्रति व्यक्ति 1816 क्यूबिक मीटर थी, यही घट करके 2011 में 1545 क्यूबिक घन मीटर रहेगी। अब ये जो रह गई है, ये भी पॉल्यूशन इसमें हो जाएगा, तो पीने योग्य रह जाएगा, लेकिन बिना पिए रह पाओगे, रह पाएंगे मनुष्य? पीना मजबूरी है, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। अब कॉजेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के? सबसे बड़ा कॉज तो यही है औद्योगिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। लेकिन दो तरह के कॉजेज है, एक पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन जिसको कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में पता चलता है कि प्रदूषण कहाँ से हो रहा है, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में पता ही नहीं है कि प्रदूषण जल में आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। अचानक बारिश हो गई और आपकी टंकी का पानी गंदा हो गया, आपको पता ही नहीं कहाँ से आ गया।
जल प्रदूषण के नाना प्रकार के अनंत कारण हैं। औद्योगिक विकास, रासायनिक, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, चमड़े का शोधन, डिटर्जेंट, यानी पूरा का पूरा शहर है, उस शहर में 10 लाख लोग रहते हैं। अब ये 10 लाख लोग स्नान तो करते होंगे और 10 लाख लोग साबुन तो लगाते ही होंगे रोज सुबह सुबह। और एक व्यक्ति मान लो 100 लीटर पानी यूज करता है एक दिन में, तो 10 लाख लोग कितने लीटर पानी यूज करेंगे? 1 अरब लीटर पानी यूज करेंगे, यानी 100 करोड़ लीटर डेली। नहाने धोने कपड़े में 100 लीटर पानी तो बर्बाद कर ही रहे, और ये 1 अरब लीटर पास की नदी में जाएगा। हर बड़े शहर किसी न किसी बड़ी नदियों से बने हुए हैं, और एक सारा का सारा प्रदूषण नदियों में जा रहा है। ये नदी समुद्र में जा रहा है। कीटनाशक है जैसे DDT, BHC। तेल के टैंकर से अगर तेल छलक जाता है और पेट्रोलियम किसी तालाब के ऊपरी सतह पर फैल जाता है, तो सागरीय समंदर के जीवों के लिए ना श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ये मछलियां मर जाती हैं ऑक्सीजन के अभाव में। कुछ कीटनाशक हैं जैसे DDT, BHC, ये फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं, और इनका एनिमल्स पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मान लो DDT फूड चेन में पहुंच गया है और इसको पौधों में आ गया। जिस छोटे छोटे पौधे समुद्र में होते हैं, इन्हें कहते हैं प्लैंकटन। इन प्लैंकटन को खाती है छोटी मछली। इस छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली। बड़ी मछली जब मर जाती है तो इसको खाता है पक्षी। और ये जो DDT है इस माध्यम से पहुंच गया पक्षी के पेट में, और पक्षी जो अंडे देगी ना, इस प्रदूषण के प्रभाव से इनके अंडों की जो शेल होती है वो बहुत ही पतली हो जाती है, और बच्चे इसमें पनप नहीं पाते। इस तरह से पक्षी की प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। इस तरह से प्रदूषण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे अंदर आके जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। जो मैंने नाम लिया प्लैंकटन, प्लैंकटन किसी ने देखा है? ये है प्लैंकटन। इनको छोटी मछलियां खाती। एक और टर्म है इसी से मिलता जुलता, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? हाँ, एक तालाब है बहुत बड़ा सा। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, किनको किनको कष्ट पहुंचा रहा है उसको पता ही नहीं है, किस किस माध्यम से कष्ट पहुंचा रहा है। मनुष्य को पता तभी चलता है जब कोरोना हो जाता है, जब अपने ऊपर आती है ना, तब पता चलता है। ये तालाब है। अब प्रदूषण इसमें गिरेगा तालाब में, यानी कार्बन इसमें मिक्स हो रहा है। कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा अंदर जा रही है। कार्बन को बायोडिग्रेड यानी अपघटित करता है बैक्टीरिया। कोई पशु मर जाता है तो उसको अपघटित करता है बैक्टीरिया, तभी तो वो सड़ने लगता है ना। तो कार्बन जल में अगर मान लो 20, किसी भी यूनिट से कह लो 20 कार्बन नेचुरल है कि 20 कार्बन रहना चाहिए, और इसको अपघटित करने के लिए 40 बैक्टीरिया होने चाहिए। अपघटित करने का मतलब ये है कि अपघटित करने में
ऑक्सीजन खर्च होता है, जैसे आग जलाने में ऑक्सीजन खर्च होता है, वैसे ही बैक्टीरिया को उनको तोड़ने में इसके कंपोनेंट में ऑक्सीजन कंज्यूम करता है बैक्टीरिया भी। लेकिन कार्बन मिलने से इसके अंदर कार्बन की मात्रा हो गई 20,000। अब इसके लिए चाहिए बैक्टीरिया 40,000, तो बैक्टीरिया बढ़ गए क्योंकि कार्बन बढ़ गया। अपघटित मतलब उसके कंपोनेंट में तोड़ना। जैसे कोई भी मनुष्य मर गया तो उसके अंदर कौन कौन से विटामिन, मिनरल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन केमिकल्स में तोड़ देना, इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेशन, अपघटन। तो पहले 20 कार्बन को 40 बैक्टीरिया अपघटित करते थे, ऑक्सीजन लेवल बना रहता था। अब कार्बन डाइऑक्साइड अचानक से बढ़ गया, इसको अपघटित करने के लिए बैक्टीरिया भी बढ़ गए जल में, और जल में जितना ऑक्सीजन है वो सारा का सारा बैक्टीरिया अवशोषित कर लिए, यूज कर लिए इसको अपघटित करने में। तो बाकी जो हजारों लाखों जंतु इस तालाब में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? मछली, मेंढक, कछुआ, बहुत सारे सरीसृप, मैमल्स रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी ना, कि हमको और ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति लड़खड़ा गई है। ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही बीओडी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ऑक्सीजन की मात्रा निर्भर करती है कि पानी में कार्बन कितना घुल गया है। कार्बन अगर ज्यादा घुलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा खत्म हो जाएगी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आ गया? कोई ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आया? तुम्हें नहीं आया किस्मत? आया कि नहीं आया? ओके संजय। तुम्हारे घर में मतलब किसी कॉलोनी में रहती हो और वहां पे पानी आता है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, कॉलोनियों में आता है 2 से 3 बजे तक ही पानी आएगा, सभी लोग अपने अपने बाल्टी बर्तन भर लेते हैं, उसको दिन भर यूज करते हैं। तुम्हारे घर में 10 गेस्ट आ गए, कॉलोनी में, तुम्हारे फ्लैट में आ गए, और 2 से 3 बजे तक पानी जितना आएगा, जितना भरती थी उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पानी की डिमांड बढ़ गई। इसी तरह से ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है जल स्रोत में, तो जीव जंतु ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्लाने लगते हैं, प्रदूषण के कारण कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इनको ऑक्सीजन चाहिए। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ गए? किसी भी जल स्रोत में कितना प्रदूषण है, इसको नापने का एक तरीका है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी बीओडी कितनी है। तो आगे की बात हम कल करेंगे, मिलते हैं, कल मिलेंगे। अब कल आपकी 2 क्लासेस हैं, 12 बजे है आपकी यूट्यूब क्लास। अच्छा, हिस्ट्री वाले जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आज वो सेटिस्फैक्टरी मुझे भी नहीं लगा चाणक्य वंश, उसको मैं कल यूट्यूब क्लास में पढ़ाऊंगा ढंग से, ठीक है, पिक्टोरियली। तो इसको आप